नमस्ते बच्चों, क्लास 10th गद्य खंड हम लखनवी अंदाज जो कि हम पाठ पढ़ चुके थे। आज इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, लेखक की नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। उत्तर, रेलगाड़ी चलते ही लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े तो एक बर्थ पर लखनवी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत आराम से पालथी मारकर बैठे थे। लेखक के आने से उन सज्जन की आंखों में कुछ असंतोष का भाव दिखाई दिया। उन्होंने लेखक की संगति के लिए कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। ऐसा लग रहा था कि लेखक के आने से उनके एकांत चिंतन में बाधा पड़ गई है। उनके चेहरे के इन्हीं हाव भाव तथा उनके उदासीन व्यवहार से लेखक को महसूस हुआ कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूख कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर, नवाब साहब ने बड़े ही प्रयत्न से खीरों को काटकर और उन पर नमक मिर्च को बुरक दिया। उन्होंने इन खीरों को सूंघकर बिना खाए ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा यह दिखाने के लिए किया कि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं जो खीरा खाकर पेट भरें। उनका पेट तो सूंघने मात्र से ही भर जाता है। वे स्वयं को विशेष वर्ग का दिखाना चाह रहे थे। उनका खीरे तैयार करके सूंघकर बाहर फेंक देना उनकी रईसी स्वभाव को इंगित करता है। वे प्रदर्शन तथा आडंबर करने, दूसरे लोगों से स्वयं ऊंचा स्तरीय दिखाने का प्रयास करते हैं। इससे उनका आंतरिक खोखलापन प्रकट होता है। उनका यह व्यवहार लखनवी रईसों का है जो बनावटी दुनिया में जीते थे। प्रश्न नंबर 3, बिना विचार घटना और पात्रों के क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, यशपाल का कहना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के क्या कहानी लिखी जा सकती है। इस कथन से वह स्पष्ट कह रहे हैं कि कहानी लिखने के लिए कोई विचार, कुछ घटनाएं तथा कुछ पात्रों का आवश्यक है। इनके बिना कहानी को लिखा जाना संभव नहीं है। मेरी दृष्टि में लेखक का विचार सही है। मैं भी मानता हूँ कि कहानी लिखने के लिए कोई न कोई विचार, उस विचार के अनुरूप कुछ घटनाएं और कहानी को जीवंत बनाने तथा गति देने के लिए कुछ पात्रों का होना आवश्यक है। यशपाल के मत से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। प्रश्न नंबर 4, आप इस निबंध को और क्या नाम दे सकते हैं? उत्तर, इस रचना को नवाबी तुनक, नवाबी प्रदर्शन, झूठी शान और रस्सी जल गई पर ऐंठ न गए शीर्षक भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि नवाब साहब अपनी तुनक भी झूठी शान का प्रदर्शन करके स्वयं को विशेष दिखाना चाहते हैं। अब प्रश्न अभिव्यक्ति के प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 का क, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर क, नवाब साहब रेलगाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में एक बर्थ पर पॉलीथीन मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे और चिकने खीरे रखे थे। उन्होंने खीरों के नीचे वाले तौलिए को निकाला और झाड़कर सामने बिछा दिया। इसके बाद पानी भरा लोटा उठाया और खीरों को खिड़की के बाहर धो दिया। इसके बाद उन्हें पोंछकर सामने रख लिया। फिर जेब से चाकू निकाला और खीरों के सिरे काटकर और फिर गोदकर झाग निकाल दिए। उन्होंने बड़ी सावधानी से खीरों को छीला और उनकी फाँकें बनाई। फाँकों को सीट पर बिछे तौलियों पर सुसज्जित करके उन पर जीरा, नमक, मिर्च के मिश्रण को बुरक दिया। जब खीरे की फाँकें रसीली हो गई तो नवाब साहब ने उन्हें एक एक करके उठाया, फिर फोटो तक ले गए और सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। वे खीरे सूंघने से ही तृप्त हो रहे हैं, यह दिखाने के लिए उन्होंने डकार भी ले ली। खीरे को तैयार करने तथा उनका उपयोग करने से थके नवाब साहब बर्थ पर लेट गए। ख प्रश्न, किन किन चीज़ों को रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? इसका उत्तर देखिए। रसास्वादन करने के लिए जो विद्यार्थी होते हैं वो अपनी तैयारी के बारे में स्वयं लिखें। वैसे तो फिर भी एक छोटे नमूने के तौर पर इसमें ये बताया गया है। हम पंचवटी भ्रमण के लिए जा रहे थे। रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे थे।
दोपहर बाद का समय था। हमने स्टेशन से एक पपीता खरीद लिया। गाड़ी चलने पर मैंने उस पपीते को पानी से अच्छी तरह साफ़ किया, फिर तौलियों से उसे पोंछा। उसके बाद थैले से चाकू निकाला और सावधानीपूर्वक उसको छीलकर तौलिए पर रख लिया। फिर उसकी फाँक बनाई। फाँकों को टुकड़ों में काटकर प्लेट में सजा लिया। इसके बाद जीरे और काले नमक का जो पाउडर पपीते वाले ने दिया था उसे उन टुकड़ों पर बुरक दिया। फिर खाने के लिए उसमें सीख लगा दी गई। मेरा मन पपीते को देखकर लालायित हो रहा था। प्रश्न नंबर 6, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। उत्तर, नवाबों की सनकों के बारे में कई बातें सुनी है। नवाब नसीरुद्दीन हैदर भी सनकी नवाब थे। उनकी अदालत रंगीन होती थी। वे भव्य जीवन जीने के आदी थे। ज्योतिष और खगोल विज्ञान में उनका दृढ़ विश्वास था। उन्होंने लखनऊ में मोती महल के सामने एक वेधशाला का निर्माण कराया। उसका नाम तारों वाली कोठी रखा। वो वेधशाला ग्रीनविच से मंगाई गई उच्च गुणवत्ता की दूरबीनों सहित अनेक ऐसे उपकरणों से सुसज्जित थी जो उस समय के भारत के लिए दुर्लभ थे। नसीरुद्दीन हैदर खगोलीय उपकरणों के साथ सोते थे। विद्यार्थी किसी अन्य नवाब की सनक व शौक के बारे में लिख सकते हैं। जो किस्सा या इतिहास आपने पढ़ा या सुना हो उसी पर लिखें। शतरंज के खिलाड़ी इसका अच्छा उदाहरण है। लखनऊ के नवाब आराम से बैठे शतरंज खेलने में मस्त थे। उसी समय उन्हें बताया गया कि अंग्रेज़ों की सेना ने आक्रमण कर दिया। नवाब साहब ने अपने अर्दली को जूते पहनाने के लिए पुकारा। अर्दली सेना के डर से भाग गया था। भला नवाब साहब स्वयं जूते कैसे पहनते? वे वहीं बैठ गए। अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और ले गए। जूते न पहन पाने की सनक ने उन्हें बंदी बना दिया। प्रश्न नंबर 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कई सनक ऐसी होती हैं जो रचनात्मक व सकारात्मक होती हैं। इतिहास में कई राजाओं नवाबों की सनक को पूरा करने में अनेक मजदूरों को काम मिला। कई शानदार इमारतें तैयार हो गईं। ताजमहल आगरा, इमामबाड़ा लखनऊ आदि कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों में पढ़ने की, चित्रकारी की, संगीत सीखने की, वैज्ञानिक खोजों की सनक होती है। ये सनक सकारात्मक ही है। प्रसिद्ध व्यक्तियों, वैज्ञानिकों की सफलता का आधार सनक ही होती है। बिहार के दशरथ माझी ने सनक के कारण ही पहाड़ काटकर बजरगंज अस्पताल की दूरी 1/4 कर दी थी। प्रश्न नंबर 8, भाषा अध्ययन। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छाँटकर क्रिया भेद भी लिखिए। पहले क्रिया के पद देखने, मतलब क्रिया किसे कहते हैं? कार्य का करना या होना। क्या कहलाती है? क्रिया। तो हमको उसमें भेद बताना है, यानी उसके प्रकार कि वह सकर्मक है कि अकर्मक। पहला है, क सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। इसमें क्रियापद क्या है? बैठना। और क्रियाभेद क्या है? अकर्मक, यानी वो विश्राम की अवस्था में है। दूसरा, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इसमें क्रियापद है दिखाया और दिखाया, यानी सकर्मक। अगला है, थाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत है। इसमें क्रियापद है आदत है और क्रिया भेद में है ये सकर्मक क्रिया। चौथा देखिए, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। इसमें देखिए खरीदे होंगे और इसका क्रिया भेद होगा सकर्मक क्रिया। दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गूंथ कर झाग निकाला। निकाला क्रियापद है और इसमें जो क्रिया भेद है वह है सकर्मक क्रिया। अगला देखिए, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। देखा क्या है? इसका क्रियापद और भेद है सकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेट गए इसका है क्रियापद और विश्राम की अवस्था है, इसलिए इसमें है अकर्मक क्रिया। जेब से चाकू निकाला। निकाला इसका है क्रियापद और इसकी क्रिया भेद है सकर्मक क्रिया। बच्चों, इसके अलावा इसी पाठ के अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसके उत्तर हैं। ये सब आपको अपनी कॉपियों में लिखना है।